अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बच्चे हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने नमकियात शुरू किया था। नमकियात का हमने कल सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि नमकियात के जिस्म में क्या काम है, जिसमें हमने बाफ्तों की इकसाम भी पढ़ी थी। आज हम अपने मेजर नमकियात जो हमने बात की थी कलील और कसीर मकदार की। कुछ नमकियात हमारी बुक में मेंशन है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, जिसमें जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे या आपने पिछला चैप्टर गौर से पढ़ा होगा तो ये वो इंटरलिंक है। जैसे कि जब हमने विटामिन डी पढ़ा था तो हमने उसमें कैल्शियम का जिक्र किया था कि विटामिन डी हम ज़रूरत होती है कैल्शियम के अज्जाब के लिए। बॉडी में अगर कैल्शियम ने जज़ब होना है तो उसको विटामिन डी की ज़रूरत है। तो जो कैल्शियम विटामिन डी की प्रॉब्लम्स थी वही कैल्शियम की प्रॉब्लम्स है। मैक्सिमम कुछ चीज़ों का इशू है सिर्फ। फिर हमने आयरन बार बार पढ़ा था, हमने प्रोटीन में आयरन पढ़ा था, हमने उसके बाद विटामिन सी में आयरन पढ़ा था कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में सुर्ख ज़रात बना रहे हैं और आयरन के इज़ाफ़े के लिए विटामिन डी दरकार है, विटामिन सी दरकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं क्लियर करती जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आयरन और कैल्शियम के अज़ाब के लिए कौन से विटामिन दरकार है। तो आपने इस चीज़ को बड़ा क्लियरली दो हिस्सों में, एक और दो नंबर डाल के आंसर लिखना है। आपने लिखना है, ऐसे नहीं लिखते ना कि आयरन और कैल्शियम के अज़ाब के लिए फ़लाँ फ़लाँ विटामिन। आपने आयरन का अलहदा और कैल्शियम का अलहदा लिखना है। आयरन के अज़ाब के लिए विटामिन सी दरकार है। फिर सेकंड में आएगा कैल्शियम के अज़ाब के लिए विटामिन डी दरकार है। आज हम कैल्शियम पढ़ रहे हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि ये वो मिनरल है जो हमारे जिस्म को का ढांचा या स्ट्रक्चर बना रहा है। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारी बॉडी के ज़रूरी अज्जा बनाते हैं, बुनियादी अज्जा या फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस है जो हमारी बॉडी का ढांचा या स्केल बना रहे हैं। जिस्म का अस्तखानी ढांचा मतलब बोनी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के नशरमा बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दोनों नमकियात हमारे जिस्म में जो भी काम से अंजाम देते हैं वो एक दूसरे के लिए के साथ के इस कदर मुशाबा है कि इन दोनों का जो जिक्र इसलिए किया जाता है। सबसे पहले हड्डियों के लिए और अब हम इसको अपोजिट साथ साथ पढ़ेंगे। हड्डियों के लिए होता है और इनकी नशोनुमा और शिकस्त जो है मतलब हड्डियों को मजबूती जो है वो कैल्शियम दे रहा है। नहीं होगा तो कैल्शियम नशोनुमा रुक जाएगी। फिर उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस खलियात के मरकज़ है। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे न्यूक्लियस खलियात के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, वो ये बनाने में मावन होता है और हमारे दो खलियात को जोड़ने में, सीमेंट को जोड़ने में ये काम दे रहा है। और फास्फोरस क्या कर रहा है, वो अम्ल तकसीद के ज़रिए खुराक से हासिल करदा कार्बोहाइड्रेट से हरारत और तवानाई फराहम कर रहा है। ये भी एक एक्स्ट्रा काम है कि कैल्शियम क्या है, वो सीमेंट का काम कर रहा है। वो दो खलियात को जोड़ने में जो सीमेंट का काम आ रहा है वो कैल्शियम कर रहा है। और फास्फोरस क्या कर रहा है, अम्ल तकसीद होता है, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन दे रहा है उसके ज़रिए हमें हमारे कार्बोहाइड्रेट को वो मेटाबलाइज कर रहा है। फिर कैल्शियम खून को गाढ़ा और मंजमन करता है और चोट वगैरह लगने से, खून में बहने से, ये हमने पहले भी ये काम पढ़ा था जब हमने काम पढ़े थे कि खून को गाढ़ा कर रहा है और खून बहने से रोक रहा है। फिर कैल्शियम पट्ठों की तोक़ियत को और अज़लात के असाब और नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रख रहा है। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कैल्शियम दिल के फैलने और सिकुड़ने के अमल को बाकायदा रखता है और कैल्शियम खून में तज़ाबियत और असासियत में तवाज़ुन पैदा करता है। कमी के साथ नशोनुमा रुक जाती है, हड्डियाँ दांत टेढ़े हो जाते हैं, दांत और हड्डियाँ कमज़ोर और नाजुक और टेढ़े भी हो रहे हैं और कमज़ोर भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक बीमारी जो हमने पीछे पढ़ी थी विटामिन डी पे कि जब वो टेढ़े हो रहे हैं तो बीमारी का रूप जो धार लेते हैं वो है रिकेट्स। रिकेट्स का जो है वो आपके गोडे बाहर की तरफ निकल आते हैं और छाती बाहर को आ जाती है। जो छाती बाहर को आ रही है सिर्फ, अब रिकेट्स में भी स्टेजेस है। जो स्टेज सिर्फ छाती पे आ रही है वो है पिजन चेस्ट और जो गोडों पे आ रही है उसे कह रहे हैं नॉक नी। वैसे रिकेट्स में ये दोनों चीज़ें सामने आती है, पिजन चेस्ट और नॉक नी। पिजन चेस्ट का मतलब है कबूतर जैसी छाती, मतलब आपका सीना बाहर की तरफ आ रहा है जैसे कबूतर का होता है। नॉक नी गोडे बाहर की तरफ आ रहे हैं, नी होता है गोडा, बाहर की तरफ गोडे निकल रहे हैं। तो ये है रिकेट्स की बीमारी। जब ये बीमारी है पुख्तगी अख्तियार कर लेती है और या बालगों में ये बीमारी जिसमें बालगों में क्या हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन करते चले हम लोग कि हमारे जोड़ों की जो कैल्शियम है वो इरिवर्सल है, मतलब वापस नहीं आती। और हमारी ख़वातीन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की, और गुड्डों के दर्दों की बहुत शिकायत है
क्योंकि हम लोग में की डाइट में कैल्शियम इंटेक बहुत कम है। और जब ख़वातीन एक न्यू बॉर्न को या एक न्यू बेबी को जब हम जन्म देते हैं तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली कैल्शियम जो ऑलरेडी कम होता है, बेबी ने तो अपना लेना ही लेना है, तो हम और कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑस्टोमोलेसिस और ऑस्टोपोलेशिया क्या है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर और नरम पड़ जाती है, खोखली हो जाती है। ठीक है। और अगर रिकेट्स की बीमारी हो, विकेट्स की बीमारी अगर कैल्शियम वाइटामिन के मिक्सचर का कमी से लाक हो तो इसको बड़ों का एडल्ट रिकेट भी कहा जाता है। फिर अगला हमने पढ़ा कहा था कि हमारे ये इसी कमी से पट्टे कमज़ोर हो जाए, दिल को सुखेड़ने और फैलने में हेल्प दे देता है, दिल के अफ़ाल में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद चोट लगने से खून जो है ना वो बहता है ज़्यादा है और जमने लगता है और हेमरेज भी हो सकता है। फिर इसकी बेहतरीन ज़राए में दूध, पनीर और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें, नबातात ज़राए में सब्ज़ियाँ, पत्तों वाली तरकारियाँ और फिर मेथी वगैरह इसमें शामिल है। उसके बाद फास्फोरस जो अमूमन जो है प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से मिलता है और नट्स में पाया जाता है। दरकार इस पर ज़रूरत क्या है, 0.8 ग्राम, बहुत माइनर, और 1 से 2 मिली 1.2 ग्राम जो है वो फास्फोरस दरकार है। मतलब 0.8 बहुत ही थोड़ी दरकार है, ये आम ज़रूरत है, ये स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे। बढ़ते हुए और नशों में पाने वाले और दूध पिलाने वाली माँ के लिए कैल्शियम की रफ्तार दुगनी होती है। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम ख़त्म है। ये विटामिन डी जिसने याद कर लिया उसके लिए ये याद करना बहुत आसान है। ऑस्टोपोरोसिस से क्या मुराद है, ऑस्टोमलेशिया से क्या मुराद है, क्वेश्चन आ जाता है। रिकेट से क्या मुराद है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। और जब भी आपने किसी बीमारी के बारे में लिखना है तो आपने पहले लिखना है कि ये किसकी कमी की वजह से आ रही है, फिर आपने उसको एलैबोरेट या उसकी अलामात बताने हैं, उसके बाद आपका आंसर पूरा होता है। थैंक यू बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं एक और टेबल शेयर करूँगी जिसमें इनकी अमाउंट्स या परसेंटेजेस लिखी होंगी, उसको आप लोगों ने याद कर लेना क्योंकि वो पेपर में आती है। अल्लाह का ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटे।